नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की बड़ी सुर्खियों के साथ। पोलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वॉर्सो में होगा औपचारिक स्वागत। अपने समकक्ष डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा के साथ पीएम करेंगे बातचीत। अज्ञात सैनिकों के स्मारक पर देंगे श्रद्धांजलि। व्यापारिक नेताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम। पोलैंड यात्रा के पहले दिन भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। दुनिया को दिया शांति का संदेश, कहा शांति का पैरोकार है भारत, समय युद्ध का नहीं। कोल्हापुर स्मारक का भी प्रधानमंत्री ने किया दौरा। कोलकाता रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई दाखिल करेगी स्टेटस रिपोर्ट। वहीं इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल जारी, मरीजों का हाल बेहाल। दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी के कविता के मामले में ईडी आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी जवाब। जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। वक्फ संशोधन विधेयक पर दिल्ली में संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी नए कानून की देंगे जानकारी। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट से अब तक 17 लोगों की मौत, 10 घायल। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दिए जांच के आदेश। पीएम मोदी ने पीड़ित परिवारों के लिए भी अनुग्रह राशि की घोषणा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का इजरायल में युद्ध विराम समझौते पर जल्द कार्रवाई पर जोर। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर की बातचीत में कही ये बात। साथ ही काहिरा में होने वाली आगामी वार्ता पर भी की चर्चा। और अगले 36 घंटे में असम, मेघालय, त्रिपुरा, केरल और लक्षद्वीप में मूसलाधार बारिश के आसार। अगले 7 दिन में मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और गुजरात क्षेत्र में भी भारी बारिश की चेतावनी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वे आज वॉर्सो में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों पक्षों के बीच बैठक में अन्य विकल्पों पर भी बातचीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से भी मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वे अज्ञात सैनिकों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री व्यापारिक प्रमुखों और पोलैंड के गणमान्य लोगों के साथ बातचीत करेंगे। अपनी आधिकारिक पोलैंड यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को स्थायी शांति का बड़ा पैरोकार बताया। उन्होंने कहा कि भारत का यह स्पष्ट मत है कि यह युद्ध का समय नहीं है। पीएम ने कहा कि आने वाले समय में दुनिया भारत का जबरदस्त उभार देखने जा रही है। पीएम ने साथ ही कहा कि भारत को लेकर दुनिया भर में सकारात्मक माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्शन प्रोग्राम शुरू करने की जानकारी दी, जिसके तहत हर साल 20 पोलिश युवाओं को भारत आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत और पोलैंड ने सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर सहमति बना ली है, जिसका लाभ वहां रह रहे भारतीयों को होगा। भारत जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्शन प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। इसके तहत भारत 20 पोलिश युवाओं को हर साल
भारत आने के लिए आमंत्रित करेगा। इससे भारत के बारे में पोलैंड के युवाओं को और ज्यादा जानने का मौका मिलेगा। साथियों, यहां का कोल्हापुर मेमोरियल भी कोल्हापुर के महान राजघराने के प्रति पोलैंड की जनता का श्रद्धाभाव है, एक ट्रिब्यूट है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पोलैंड के दौरे पर हैं, जहां उनकी मुलाकात पोलैंड के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से होनी है। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करने वाले हैं। अगर भारत और पोलैंड के संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे हो गए हैं, तो बीते कुछ वर्षों में व्यापारिक संबंधों में भी तेजी आई है। प्रधानमंत्री ने भारतवंशियों को संबोधित किया है और दोनों देशों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के समय के कई महत्वपूर्ण जुड़ाव भी हैं, जिसकी गर्माहट आज भी दोनों देशों के संबंधों में महसूस की जाती है। कैसा है दोनों देशों के बीच जुड़ाव? प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा पर पहुंचने पर किस गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया है, देखिए डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। पोलैंड यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर्सो में जाम साहब नवानगर स्मारक का दौरा किया। ये स्मारक पोलिश सरकार द्वारा गुजरात के जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रंजीत सिंह जी के सम्मान में बनाया गया। गुजरात के नवानगर के जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रंजीत सिंह जी जडेजा ने व्यक्तिगत जोखिम उठाते हुए 1942 से 1946 के दौरान स्टालिन के साइबेरिया में युद्धग्रस्त कब्जे वाले पोलैंड और सोवियत शिविरों से लगभग 1000 पोलिश बच्चों की रक्षा की। 1942 में जाम साहब ने जामनगर बलाचडी में एक समर्पित पोलिश बच्चों का शिविर स्थापित किया, जिसमें किंडरगार्टन, स्कूल, अस्पताल और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं शामिल थीं। महाराजा ने व्यक्तिगत रूप से शिविर के संचालन की देखरेख की, ये सुनिश्चित करते हुए कि बच्चों को न केवल बुनियादी जरूरतें प्रदान की जाएं, बल्कि कलात्मक और सांस्कृतिक विकास के अवसर भी प्रदान किए जाएं। जाम साहब के प्रयासों से भारत ने युद्ध के वर्षों में 5000 पोलिश बच्चों को जीवित रहने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Deeply moved and affected by the suffering of the Polish nation, in particular the fate of those whose childhood and youth was being snatched away from them in the tragic conditions of the worst of wars that could be imagined, I wished in some way to contribute to the improvement of their fate. Thus, I offered them our hospitality in territories far removed from the turmoil of war. Maybe there, in the beautiful hills beside the seashore, the children will be able to recover their health and to forget the ordeal they went through, gather strength to work as citizens of a free country. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी वॉर्सो में मोंटी कैसीनो स्मारक का भी दौरा किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के सैनिकों ने पोलैंड की सेना के साथ मिलकर मोंटी कैसीनो की लड़ाई लड़ी थी और इसमें जीत हासिल की थी। इस लड़ाई में भारत के सैकड़ों सैनिकों की जान भी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्मारक पर पहुंचकर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। Jego Ekscelencja, premier Indii, pan Narendra Modi, złoży teraz wieniec przed pomnikiem i zachowa chwilę ciszy w hołdzie. साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड में कोल्हापुर के महाराजा के सम्मान में बने मेमोरियल पर भी पहुंचे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर के महाराजा ने पोलैंड के 5000 निवासियों को कोल्हापुर में शरण देकर उनके खाने, रहने और पढ़ाई का इंतजाम किया था, जिसके बाद उनके सम्मान में पोलैंड की सरकार ने इस स्मारक का निर्माण कराया था। I wish you, the Prime Minister, much health and success in fulfilling the mission you undertook by visiting Poland and Europe. Indie na zawsze pozostały w naszej wdzięcznej pamięci. We lost our homes. We had nowhere to return to. Only about 10% returned to Poland. India has always remained in our hearts. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये एक ऐतिहासिक यात्रा है।
ये 45 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। इससे पहले मोरारजी देसाई ने वर्ष 1989 में पोलैंड की यात्रा की थी। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हम भारत और पोलैंड के बीच अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत और पोलैंड के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जिनके उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्कों और जीवंत आर्थिक जुड़ाव से पहचान कायम है। 1954 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप 1957 में वॉर्सो में भारतीय दूतावास खोला गया। वर्ष 2024 के पहले 4 महीनों के दौरान भारत एवं पोलैंड के बीच कुछ उच्च स्तरीय बातचीत हुई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोर्स्की ने फरवरी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी। पोलैंड मध्य एवं पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक एवं निवेश साझेदार बना हुआ है। पोलैंड में एक बड़ा भारतीय समुदाय है, जिसकी अनुमानित संख्या लगभग 25,000 है। इसमें लगभग 5,000 छात्र शामिल हैं। पोलैंड में भारतीय समुदाय में व्यापारी, वस्त्र परिधान और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं, जो साम्यवाद के पतन के बाद आए, और बहुराष्ट्रीय गौरव और भारतीय कंपनियों और सॉफ्टवेयर आईटी व्यवसायों के साथ काम करने वाले पेशेवर भी शामिल हैं। पोलैंड से नीरज और विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में एक फार्मा कंपनी में हुए विस्फोट में 17 लोगों की जान चली गई है, जबकि करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार वालों के प्रति संवेदना जताई है और घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। वहीं घायलों को राहत कोष से 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और आइए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों का भी रुख कर लेते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की पहली बैठक आज होने वाली है। संसद परिसर में होने वाली इस बैठक में समिति के सदस्य अल्पसंख्यक मामलों और कानून एवं न्याय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति को इस विधेयक की जांच करने का काम सौंपा गया है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में यह विधेयक 8 अगस्त को पेश किया गया था और चर्चा के बाद इसे संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया था। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर और खबर है कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर मामले से जुड़ी हुई, जहां डॉक्टर की बलात्कार और हत्या के विरोध में डॉक्टरों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार आज सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ की घटना पर पश्चिम बंगाल सरकार भी आज रिपोर्ट देगी। दरअसल शीर्ष अदालत ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 20 अगस्त को सुनवाई की थी। और अब बात जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की। साल 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने और अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर 1 दशक बाद अपने पहले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। 90 सीटों के लिए 3 चरण में विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 अक्टूबर को जारी होने की उम्मीद है। साल 2014 के बाद ये पहली बार होगा जब जम्मू कश्मीर की जनता विधानसभा चुनाव में मतदान करेगी। इसी के तहत चुनाव आयोग ने विभिन्न तैयारियां तेज कर दी हैं। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक बदलाव के पहले बड़े इम्तिहान पर देश समेत पूरी दुनिया पर नजर है। प्रदेश में 1 दशक के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत के जश्न को साकार करने के लिए चुनाव आयोग, प्रशासन और सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में गांदरबल में एक विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया, जिसमें जिले के उप जिला चुनाव अधिकारी आबिद इकबाल मलिक समेत विभिन्न मजिस्ट्रेट और क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सत्र के दौरान नवीनतम चुनाव प्रक्रियाओं, नियमों और दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उप जिला चुनाव अधिकारी ने जोर देते हुए कहा कि जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के साथ साथ मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर हमारा जोर रहेगा।
वहीं दूसरी तरफ शोपियां जिले के चुनाव व्यय पर्यवेक्षक नेला पटला अशोक बाबू ने विभिन्न इलाकों का दौरा किया और जिले में चुनाव तैयारियों पर नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसके अलावा चुनाव व्यय निगरानी की समीक्षा पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान शोपियां के जिला चुनाव अधिकारी ने दूसरे अन्य विभागों के अधिकारियों को चुनाव तैयारियों से जुड़ी विभिन्न तैयारियों की जानकारी दी, जिसमें व्यय निगरानी टीमों जैसे फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलांस, वीडियो व्यूइंग टीमों के कामकाज के साथ साथ जिला चुनाव नियंत्रण कक्ष, जिला चुनाव प्रबंधन योजना, MCMC, स्वीप गतिविधियां, सुरक्षा और अन्य संबंधित चुनाव मुद्दे शामिल रहे। इसके अलावा कुलगाम जिले के व्यय पर्यवेक्षक दसारी बलैया ने भी आगामी चुनावों के मद्देनजर जिले के कई इलाकों का दौरा किया। दसारी बलैया ने मिनी सचिवालय में एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जिले के प्रमुख अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के अफसर भी मौजूद रहे। इस दौरान चुनाव के सुचारू संचालन के लिए किए गए प्रबंधों और उपायों की जानकारी प्रदान की गई। इसके अलावा जिले में 3 महिला मतदान केंद्र, 3 PWD, 3 युवा मतदान केंद्र और 15 मॉडल मतदान केंद्र सहित कुल 372 मतदान केंद्र बनाए जाने की जानकारी दी गई। वहीं राजनीतिक दलों ने भी चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी के महासचिव रफी अहमद मीर ने बताया कि उनकी पार्टी प्रदेश में नौकरियों और कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए संघर्ष करेगी। साथ ही सर्दियों के दौरान कश्मीर क्षेत्र के लिए 500 यूनिट मुफ्त बिजली भी उपलब्ध कराएगी। एक अलग सी स्कीम फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए होगी। उनको दर दर की ठोकरें खाने के बजाय हम चाहते हैं कि हर घर में एक डिपार्टमेंट का बंदा आए, उनका सर्वे करे और उनके नीड्स को ज़रूरियात के मुताबिक हल करने की कोशिश करें। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होगा, जिसके तहत पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर और तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। वहीं वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने राज्य में मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि सरकार की इस मंशा से राज्य में बाल विवाह को रोकना है। असम कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। इसमें 2 विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम के तहत मुस्लिम विवाह का पंजीकरण अब काजी नहीं सरकार करेगी। वहीं दूसरे प्रावधान के तहत बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा। सरकार की मंशा इस कानून के द्वारा राज्य में बाल विवाह पर रोक लगाना है। हमारे जो मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे। आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। और उस बिल में पहले प्रावधान था कि माइनर का मैरिज भी रजिस्टर हो सकता है। आज से माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो बेसिकली यही 2 प्रोविजन है। बेसिकली चाइल्ड मैरिज, वी वांट टू अटैक ऑन द चाइल्ड मैरिज। असम की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने राज्य में मुसलमानों के विवाह और तलाक के पंजीकरण समेत 3 कानूनों को मंजूरी दे दी है। नए कानून राज्य विधानसभा सत्र में पेश किए जाएंगे। गुरुवार 22 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। अन्य 2 कानूनों में विरासत स्थलों और आदिवासी भूमि की सुरक्षा भी शामिल है। इससे पहले असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पर बड़ा फैसला लेते हुए बाल विवाह को रोकने के लिए असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया था। राज्य सरकार का कहना था कि अपनी बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को लेकर जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूरे 5 साल बाद आई 295 पन्नों की रिपोर्ट आई 295 पन्नों की इस रिपोर्ट ने हर किसी को हैरान कर दिया है। साथ ही सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये अब तक किसी के सामने क्यों नहीं आया था। देखिए आखिरकार इस रिपोर्ट में क्या खास बात है। फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर अक्सर कोई ना कोई आरोप लगते ही रहते हैं। कभी भाई भतीजावाद, कभी कास्टिंग काउच, कभी कर्मचारियों का शोषण, तो कभी काम देने के बदले अनैतिक डिमांड का आरोप।
हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का वो काला सच उजागर कर दिया है जिसकी चर्चा अक्सर दबी जुबान में होती रही है। रिपोर्ट आने के बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। रिपोर्ट में जिन खास मुद्दों को उजागर किया गया है उनमें से कुछ प्रमुख हैं: मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में निर्माताओं, निर्देशकों, अभिनेताओं का नेक्सस। निर्माता और निर्देशक महिलाओं पर काम देने के बदले अनैतिक डिमांड का प्रेशर बनाते हैं। रिपोर्ट में अभिनेता, निर्देशक और निर्माताओं समेत 15 लोगों का एक पावरफुल ग्रुप का खुलासा किया गया है। पावरफुल ग्रुप ये तय करता है कि किस महिला कलाकारों को काम मिलेगा और किसको नहीं। रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि छोटी भूमिका वाले या नए लीग सबसे अधिक असुरक्षित है। इंडस्ट्री में महिला कलाकारों को अक्सर अपने रोल के बदले अपनी गरिमा से समझौता करने के दबाव का सामना करना पड़ता है। हेमा कमेटी की रिपोर्ट में सामने आया है कि फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महिलाओं पर कॉम्प्रोमाइज करने का दबाव बनाते हैं। वहीं शर्त न मानने वाली महिला कलाकारों को साइडलाइन कर दिया जाता है। कई महिलाओं का आरोप है कि काम शुरू करने से पहले ही उनको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर किया गया। यौन उत्पीड़न के साथ ही उनके साथ बुरा व्यवहार भी किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक शूटिंग के दौरान खाने जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी कथित तौर पर तब तक रोक दिया जाता है जब तक कि महिलाएं समझौता नहीं करती। लगभग सभी महिलाओं ने कहा कि कई बार तो शूटिंग के सेट पर कोई शौचालय की सुविधा या चेंजिंग रूम तक नहीं होता, खासकर जब शूटिंग दूर दराज के इलाकों में होती है। इसके अलावा इंडस्ट्री में महिलाओं को लैंगिक असमानताओं का भी सामना करना पड़ता है, खासकर उनको मिलने वाले पारिश्रमिक पर। जस्टिस हेमा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले में आंतरिक शिकायत कमेटी अप्रभावी साबित हो सकती है। कमेटी ने सरकार को उचित कानून बनाने की सलाह दी है। फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए न्यायाधिकरण बनाने की भी सलाह दी गई है। गौरतलब है कि 14 फरवरी 2017 को मलयालम इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस अपनी कार में कोच्चि जा रही थी कि उन्हें किडनैप कर कार में ही उनका यौन उत्पीड़न किया गया था। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस घटना के बाद से ही मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिला कलाकारों की सुरक्षा, काम की शर्तों को लेकर तेजी से आवाज बुलंद होने लगी। तेज होते आंदोलन और दबाव की वजह से मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस हेमा की अध्यक्षता में 3 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया। हेमा कमेटी की 295 पन्नों की इस रिपोर्ट के जारी होते ही कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन यूडीएफ और भाजपा ने वाम दलों की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। The government hid it from not only the public view or the public purview, but the government decided not to take any action on the specific instances of harassment that came to the light of the commission. The state government frankly ought to be ashamed of itself to see such an industry tarnished in this way, having created an unsafe working environment for women and having perpetuated it through acts of intimidation, blackmail and worse is unforgivable. रिपोर्ट की शुरुआत में ही लिखा गया है कि जो आप देखते हैं उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि दूर से नमक भी चीनी जैसा लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात मौसम से जुड़ी खबरों की। देश भर में भारी बारिश तो कहीं मध्यम स्तर की बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसके कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, असम, कोंकण और गोवा, विदर्भ, साथ ही मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 7 दिनों में उत्तराखंड, पश्चिम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और गुजरात के कई क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में असम, मेघालय और त्रिपुरा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 24 घंटे के दौरान केरल और लक्षद्वीप में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में कल से 25 अगस्त तक मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस बीच मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 27 डिग्री तक रह सकता है। तो राजधानी दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 23 से 25 अगस्त तक बारिश होने के आसार है। पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा है कि दिल्ली में लगातार बारिश हुई है, जिससे उमस भरी गर्मी से दिल्ली वासियों को राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि कल से लेकर 25 अगस्त तक दिल्ली में बारिश होने के आसार है।
और आइए अब नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम की कोशिशें जारी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक फोन कॉल में युद्ध विराम समझौते पर तेजी लाने को कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगामी काहिरा वार्ता को बिना किसी बाधा के साथ संपन्न कराने को लेकर भी चर्चा की है। इससे पहले युद्ध विराम वार्ता को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से नवीं बार पश्चिम एशिया के दौरे पर गए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। बता दें कि युद्ध विराम समझौते को अंतिम रूप देने के लिए वार्ताकार आने वाले दिनों में काहिरा में मिलने की योजना बना रहे हैं। फोन कॉल को लेकर व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा गया है कि बाइडेन और नेतन्याहू ने ईरान से सभी खतरों और रक्षात्मक अमेरिकी सैन्य तैनाती को लेकर भी चर्चा की है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।